मॉर्निंग। आज हम लोग MA4 के क्लास के लिए जुड़े। पिछले क्रम में हम लोग MA3 का क्लास कर रहे थे। उसमें इंटरनल टेस्ट के बाद आप लोगों को प्रमोट करके सेमेस्टर 4 में प्रमोट कर दिया गया। तो हम लोग जैसे हम सेमेस्टर में सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़ते थे चार पेपर, उसी तरह से सेमेस्टर 4 में भी 4 पेपर पढ़ना है, 13, 14, 15 और 16। इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया सिलेबस को ग्रुप में बांटा गया है ABC। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि ग्रुप बी से हम लोग पढ़ाई करेंगे या ग्रुप बी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या है कि ग्रुप बी में इंडियन पॉलिटिक्स है, जिसमें इसका 13वां पेपर है डेमोक्रेसी इन इंडिया, और इसका 14वां पेपर है फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संघवाद, और इसका 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, और इसका 16वां पेपर है पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ये स्पेशल रेफरेंस जो है, यानी कि खास संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो, और इसमें क्या है कि हम आपको 13वां पेपर डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में बताएंगे और हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मानव जाति के इतिहास में लोगों को विभिन्न तरह की राजनीतिक, क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक शासन के रूपों से वास्ता पड़ता रहा है, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। लेकिन मौजूदा समय में मौजूदा समय में क्या है कि आमतौर पर लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही ज्यादातर दुनिया में कायम है, जिसमें लोकतंत्र जो है निश्चित रूप से सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक पद्धति, एक तरीका है। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में जनतांत्रिक चिंतन के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो सब पद्धतियां हैं वो मानव जाति के राजनीतिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में हम जब लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही आज के जमाने में लोकप्रिय है। तो शासन के प्रकार के रूप में अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की जो आधुनिक परिभाषा है या कॉन्सेप्ट है, उसमें कहा गया है कि लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, जो कि खुद ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। इसमें एक का मतलब होता है जनता और दूसरा का मतलब होता है शासन। इस तरह से लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन। अब जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है।
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सरकार की स्थापना करती है और सरकारें जनता की हितों की रक्षा करती है और जनता की मर्जी के तहत ही, यानी कि जब तक जनता की मर्जी होती है तब तक वो शासन करते रहती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या है कि लोकतंत्र है जो, इसमें थोड़ा सा भारत के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की क्या है, कि क्या व्यवस्था है, कब से ये लागू है। तो आधुनिक की बात है ये। 26 जनवरी 1950 में लागू संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, यानी कि संविधान के जरिए भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित की गई। और लोकतंत्र की जो मूलभूत आधार है, सिद्धांत है, व्यक्ति मताधिकार को स्वीकार किया गया। संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप से, यानी कि उसके दखल से स्वतंत्र रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतंत्रात्मक, यानी कि एक लोकतंत्री संविधान है। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत में जनतांत्रिक चिंतन की इतिहास के बारे में। तो प्राचीन काल में मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र, कामंदिनी, ये नीति आदि में राजनीतिक चिंतन के अनेक पक्ष उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें जनतांत्रिक दृष्टिकोण का अभाव है, यानी कि उसमें लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो होता है उसका अभाव, यानी कि कमी है। प्राचीन भारत के लिच्छवियों के गणतंत्र में जो लोकतांत्रिक पद्धति थी उसे बुद्ध ने अपनी संघ व्यवस्था में ग्रहण किया था, यानी कि लिच्छवियों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी या सिस्टम था उसको बुद्ध ने अपनी संघ व्यवस्था में ग्रहण किया था। प्राचीन भारतीय चिंतन समान विशेषताओं का वर्णन जो है वो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। प्राचीन चिंतन के इतिहास के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के आरंभ से भी ज्यादा पुरानी है, यानी कि पश्चिम में जो लोकतंत्र की अवधारणा या प्रक्रिया है उससे भी ज्यादा पुरानी है। भारत में राजतंत्रीय, मोनार्चिकल और गणतंत्रीय, यानी रिपब्लिकन शासन प्रणालियां प्राचीन यूनानी नगर राज्यों, सिटी स्टेट की शासन प्रणालियों से भी पहले विकसित हो चुकी थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि यूनान में जो नगर राज्य की जो व्यवस्था थी लोकतांत्रिक वही सबसे पुराना, लेकिन ऐसा भारत के अंदर नहीं कह सकते क्योंकि भारत में उससे पहले से भी विकसित हो चुकी थी। और भारतीय मनीषियों ने, यानी ऋषि मुनियों या जो भी उस वक्त विचारक थे, प्राचीन यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिकों सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो से भी पहले राज्यशास्त्र और शासन कला पर बहुत सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए थे या दिए थे। यानी कहने का मतलब है कि अरिस्टो, प्लेटो, सुकरात से भी पहले हमारे यहाँ के लोगों ने अच्छी तरीके से लोकतंत्र के बारे में बताया था, कुछ राय थी। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन साधारणतः आमतौर पर हिंदू राजनीतिक को, मतलब जो
राजनीतिक चिंतन है उनको प्राचीन हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। इसकी परंपरा वैदिक युग से आरंभ होती है, जो मोटे तौर पर 2 शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, यानी कि ईसा से 200 साल पहले का ये समय माना जा सकता है। यह परंपरा 14वीं शताब्दी तक, अर्थात जब तक चलती रही तब तक चलती रही जब यहाँ मुस्लिम शासन पूरी तरह स्थापित हो गया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन अपने मूल के रूप में ब्राह्मणवाद के उदय के समय विकसित हुआ था, परंतु आगे चलकर जब नए धार्मिक आंदोलनों, नई जातियां, श्रेणियां और संघों का उदय हुआ और जब देश को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, तब इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से भारतीय चिंतन में नए नए विचारों का सूत्रपात हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और अन्य बहुत सारे श्रेय ग्रंथों के अंतर्गत इन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त निर्देश दिए गए। कहने का मतलब ये है कि पहले से इन सब चीजों के बारे में, मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, अन्य बहुत सारे ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो पुराने जमाने की लोकतंत्र थी, प्रजातंत्र पद्धति थी, वो क्या थी? आध्यात्मिक की ओर झुकाव। यानी अब हम लोग बात करेंगे इसको अध्यात्म की ओर झुकाव।